मंत्रा और मार्केट का मूड थोड़ा सा अब बिगड़ते हुए आरबीआई पॉलिसी आने के बाद और उन्हीं अनाउंसमेंट्स के बाद बाजार में हमने थोड़ा सा प्रेशर देखा। अब निफ्टी 18,600 के नीचे कर रहा है ट्रेड, तो अब दिन के निचले स्तरों के आसपास ही एक रेंज में बाजार पिछले 1-1.5 घंटे 2 घंटे से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कोशिश पूरी कर रहा है निफ्टी वापस से 18,600 के लेवल्स को रीगेन करने की, उनके पार जाने की पॉसिबिलिटी हो भी सकती है कि थोड़ी रिकवरी हम मार्केट्स में देखें। ये रिकवरी आएगी या फिर नहीं, इस पर बातचीत करेंगे आगे शो में, लेकिन पहले इस समय के संकेत क्या हैं उन पर नजर डाल लेते हैं और बाजार में अब तक हुआ क्या उसके की हाइलाइट्स आपके लिए लेकर आते हैं। तो एक तो नजर, हालांकि आज बाजार के लिए घरेलू संकेत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी इंटरनेशनल क्यूज भी इग्नोर नहीं कर सकते और एशियन मार्केट्स का हाल देखेंगे तो सभी गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। आज के सेशन में निकेई, शंघाई, हांगकांग, कॉस्पी 0.5% से लेकर 2.5% तक की कमजोरी है। इनफैक्ट हांगकांग के बाजार तो 3% तक भी फिसलते हुए दिखे जैसे ही फर्दर कोविड ईजिंग मेजर्स चाइना ने अनाउंस किए। तो ये है फिलहाल हाल एशियाई बाजारों का। अब अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर 10 अंक नीचे है और नेस्डेक के फ्यूचर में 2 अंक की कमजोरी दिख रही है। तो अमेरिका के फ्यूचर्स इस समय बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देंगे हल्की बढ़त के साथ। तो एक रेंज में ही अमेरिका के फ्यूचर्स घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब तक हुआ क्या बाजार में, बड़ी बातें लेकर आते हैं। तो क्रेडिट पॉलिसी आरबीआई ने 0.35% की बढ़ोतरी की, उसके बाद बाजार फिसला। निफ्टी ने जो कल पूरी जद्दोजहद की 18,600 को होल्ड करने की, आज वो टूटती हुई दिखी। हालांकि फिर से कोशिश कर रहा है 18,600 के ऊपर आने की। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे दिन के हाई से 200 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। ऑल्दो एनबीएफसी या फाइनेंशियल या बैंक स्पेस में आउट परफॉर्मेंस दिख रही है सरकारी बैंक इंडेक्स में। मेटल, आईटी, ऑटो स्टॉक ये दबाव में है। रियल्टी, फार्मा, ऑयल एंड गैस में प्रेशर दिख रहा है। खरीदारी अगर कहीं है तो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं, छोटे सरकारी बैंक हैं, चुनिंदा सीमेंट स्टॉक्स है, यहाँ बाइंग का रुझान बना हुआ है। लेकिन पहले इंडेक्स पर करना क्या है आपको, इस पर करते हैं फोकस। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हैं हमारे साथ। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या लग रहा है निफ्टी वापस आकर डिसाइसिवली टिकेगा 18,600 के? कोई ट्रेड लेना चाहिए इंडेक्स पर या छोड़ दें? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू। ऐसा लगता है कि 18,500 संभल जाएगा। सो फार तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि जो लो लेवल जो सपोर्ट है 18,500 के, जब तक वो वर्क करे तब तक कह देंगे लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटेक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। रही बात बैंक निफ्टी की, हाँ कहाँ तक जाएगा कहना मुश्किल है, हो सकता है 18,650 तक जा सकता है। बैंक निफ्टी में वैसा ही हाल है, लो लेवल पे सपोर्ट है करीब 43,000 के आसपास, तो वहीं से आसपास सपोर्ट लिया है। इतना है कि एक बार वो पार करना है 43,300, फिर एक अच्छा आपको मिल सकता है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि 43,000 एक सपोर्ट है। रेंज बाउंड मार्केट है, स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक रहते हैं। इंडेक्स पर गाबा साहब ने तो अपना व्यू दिया ही है, तो स्टॉक्स गाबा साहब से पूछ लेते हैं पहले, उसके बाद हम तो दिखाएंगे आपको मिड कैप्स वाले शेयर्स। गाबा साहब, तो आपने कौन से ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं? मुझे एयू बैंक अच्छा लगता है, काफी हद तक 3.5% ऊपर ऑलरेडी है, 673 के आसपास चल रहा है। 680 एक पॉसिबिलिटी है, 666 का स्टॉप लगाना चाहिए एयू बैंक पर। दूसरा जो पसंद है वो है एचडीएफसी एएमसी, यहाँ पर भी तेजी है, ट्रेड कर रहा है 2255 पर, स्टॉप होगा 2225 पे, टारगेट 2300 के करीब एचडीएफसी एएमसी। ओके, तो एचडीएफसी एएमसी में खरीदारी की सलाह है। स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों के पास जाने की पूरी कोशिश करते हुए स्ट्रेंथ को कर रहा है होल्ड। अभी भी 2-3% की मजबूती इसमें देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए अब मिड कैप्स का हाल दिखाते हैं। इंडेक्स आपको दिखाएं, दायरे में फंसा हुआ दिख रहा है मिड कैप का इंडेक्स आपको, और अभी आप 100 अंकों की कमजोरी देख रहे हैं, यानी 1/4% की कमजोरी। हमने 0.5% से ज्यादा की भी वीकनेस देखी थी जब मार्केट एकाएक तेजी से फिसले तो ऊपरी स्तरों से आरबीआई पॉलिसी आने के बाद। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहीं है तो वो सरकारी बैंक है। ये सरकारी बैंकों की तेजी थमने का नाम नहीं ले रही। आज भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7% ऊपर, यूको बैंक में 5% की मजबूती, बैंक ऑफ इंडिया 4% ऊपर, इंडियन ओवरसीज बैंक 4.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। तो सरकारी बैंक्स में एक्शन बना हुआ। तो हमने 4 ही स्टॉक्स निकाले। स्टॉक्स तो और भी ऐसी स्पेस के जो तेजी में है। एफएमसीजी में थोड़ी बाइंग है, गोदरेज इंडस्ट्रीज, इमामी, ज्योति लैबोरेटरीज, मैरिको 0.25% से लेकर 3.25% तक के गेंस इन स्टॉक्स में देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा बढ़त इमामी दिखा रहा है 3.25% के आसपास की। फर्टिलाइजर्स में बाइंग है। आरसीए तो एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहा है। हमने इनफैक्ट गाबा साहब से इसी शो में प्रीवियस सेशंस में बात की भी थी आरसीएफ की, आज भी 4.5% ऊपर है। और साथ ही मद्रास फर्टिलाइजर्स 6% ऊपर, एनएफएल में 2% का अपमूव देखने को मिल रहा है। तो ये वो सेलेक्ट पॉकेट्स जहां पर बाइंग है। अब वो पॉकेट्स दिखाते हैं मिड कैप्स में जहां पर प्रेशर है। फार्मा में आप देखिए, स्ट्राइड्स फार्मा, मार्क्सन्स फार्मा, ग्लैंड फार्मा, वॉकहार्ड 2% तक नीचे ये स्टॉक्स कारोबार कर रहे हैं। आईटी में थोड़ा दबाव आपको फार्मा के मुकाबले ज्यादा दिखाई देगा। आईटी स्पेस में एक्लिया काले 3% नीचे, एलएनटी
माइंट्री 2.25% नीचे, 2.5% नीचे रेट गेन और सास्केन टेक में भी 1.5% की कमजोरी फिलहाल देखी जा रही है। तो ये है आईटी स्टॉक्स का हाल। साथ ही प्रेशर आपको रियल्टी में भी दिखाई देगा। ओबेरॉय रियल्टी 3.5% टूटा हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में 2.25% की गिरावट, ब्रिगेड 2% नीचे और डीएलएफ 1% नीचे ट्रेड कर रहा है। गाबा साहब, फर्टिलाइजर पैक से आरसीएफ पर राय दीजिए। आपको याद होगा हमने जिक्र किया था स्टॉक का भी। आप शायद जो टारगेट्स दिए थे वो तो अचीव हो चुके हैं, रिवाइज करने चाहिए ऊपर के साइड टारगेट्स या प्रॉफिट्स लेने चाहिए? आप कौन से स्टॉक की बात करें? आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स। कल परसों हमने बात की थी राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर। मुझे ध्यान है स्ट्रक्चरली देखा जाए तो बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद ही ब्रेकआउट मिला करीब 125 के आसपास। इसके हिसाब से लगता है मुझे 150 तक जाना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 134 में, लेकिन इतना एग्रेसिव भी नहीं होना चाहिए। एक टेक वन डे एट अ टाइम, स्टॉप लगाइए 128 का, पहला टारगेट 140, फिर 145 जाएगा, फिर 150 भी लगता है जाना चाहिए, लेकिन उससे वक्त लगेगा राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ओके, तो आरसीएफ पोजीशंस अगर आपके हैं तेजी की तो उनको होल्ड कीजिए। 134 पर कारोबार कर रहा है, लेकिन यहां से भी ऊपर जाने की पूरी कोशिश उस स्टॉक की हो सकती है, तो इस स्टॉक पर फोकस रहेगा आने वाले सेशन में भी। हालांकि एनएफएल, मद्रास फर्टिलाइजर्स जैसे स्टॉक्स भी आपको तेजी दिखा रहे हैं। गाबा साहब, क्विकली एक सरकारी बैंकों पर भी आपके कमेंट चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक। बैंक ऑफ इंडिया तो इनफैक्ट हमने चर्चा की भी थी, आपका कन्विक्शन ऑल द बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ज्यादा था, बट बैंक ऑफ इंडिया पर राय दीजिए। बैंक ऑफ इंडिया हुआ या फिर आपका जेएनके बैंक हुआ, इन स्टॉक्स में क्या करना है अब? देखिए, बैंक ऑफ इंडिया ट्रेड करें 93.50 पे, इसका मुझे ध्यान है कि 100 तक जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। अब थोड़ा अगर डिप मिलता है तो खरीदारी का मौका रहेगा। 90 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बैंक ऑफ इंडिया में, यहां से और 90 के आसपास खरीद सकते हैं। फिर एक नजर रहेगा 100 के आसपास, 99 100 के आसपास। तो मुझे यस, बैंक ऑफ इंडिया अच्छा ही लगता है। और आज सेंट्रल बैंक में काफी हद तक बहुत अच्छी बाइंग हुई है। मुझे लगता है जैसे बाइंग हुई है उसके हिसाब से लगता है कि इसमें हायर जोन देखेंगे आते दिनों में। जो रिसेंट हाई हमने देखा है 30 का, वो पार ही कर लेगा ऐसा लगता है। तो यस, सेंट्रल बैंक भी अच्छा लगता है। ओके, चलिए, तो ये हुई सरकारी बैंक शेयरों की बात, लेकिन अब कुछ खबरों की बात भी कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार टेलीकॉम कंपनियों को नेटवर्क शेयरिंग के आदेश दे सकती है। कंपनियों के लिए नेटवर्क शेयरिंग करना अनिवार्य होगा। कंपनियों को इंट्रा और इंटर सर्कल रोमिंग करार करने होंगे। असीम हमारे साथ हैं और डिटेल्स के साथ। तो असीम, नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं, क्या प्लानिंग है सरकार की, बताइए। देखिए, सरकार जो है नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी जो है उसको बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन वहां पर कंज्यूमर की संख्या जो है कम होने के चलते टेलीकॉम कंपनियों के लिए नेटवर्क लगाना जो है वाइबल नहीं है। तो ऐसे में सरकार टेलीकॉम कंपनियों को नेटवर्क शेयर करने के निर्देश जो है वो दे सकती है। टेलीकॉम कंपनियों को अपने टावर जो है वो शेयर करने पड़ेंगे, अपने इंट्रा सर्किल रोमिंग और इंटर सर्किल रोमिंग करार जो है वो भी करने पड़ेंगे। खासतौर पर कि वहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है काफी लंबा है, 10,000 किलोमीटर का राजमार्ग है। तो सरकार ही चाहती है कि इसके चारों तरफ पूरी तरह से उपभोक्ता को कनेक्टिविटी जो मिले। तो इसके चलते सरकार जो है टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जो है वो दे सकती है कि आप अपना नेटवर्क जो है शेयर करिए। गुरुवार को इसको लेकर के एक अहम बैठक जो है वो भी होने वाली है। अगर इस बैठक में सहमति बनती है तो टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए जाएंगे, उनको 6 महीने का वक्त जो है वो दिया जाएगा कि आप अपना नेटवर्क जो है खुद से शेयर कीजिए दूसरी कंपनियों के साथ। अगर टेलीकॉम कंपनी ऐसा नहीं करती है तो सरकार इन टेलीकॉम कंपनियों के लिए नेटवर्क शेयर करना अनिवार्य जो है वो बना सकती है, ताकि नॉर्थ ईस्ट में बेहतर कनेक्टिविटी जो है मिल सके। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए शेयरिंग कर सकती हैं टेलीकॉम कंपनियां, और यही डिटेल्स असीम ने भी बताई हैं। भारतीय एयरटेल एक स्टॉक इस स्पेस पे जहां पर आप अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। इनफैक्ट डे हाई पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है एक प्रेशर वाले मार्केट में भी। गावा साहब, आपके कोई कमेंट्स भारतीय एयरटेल पर? एयरटेल बेसिकली बाई जोन पर तो है। हाँ, अगर इतना अच्छा आपको मिले, अगर साइडर को मिलता है तो अच्छी बात है। आज ट्रेड कर रहा है 839 के आसपास, स्टॉप लगाना चाहिए 834 का। मेरे ख्याल से आपको मिल सकता है, वो करीब 850 तक जा सकता है। हाँ, एक बार 850% बार कर दे तो फिर एक अच्छी तेजी आ सकती है भारतीय एयरटेल में। इनफैक्ट मैं कहूंगा साइडवेज मूव का एक उम्मीद करनी चाहिए, अगर मिलता है तो अच्छी बात है भारतीय एयरटेल। ओके, चलिए, तो 840 के पर कर रहा है ये ट्रेड फिलहाल आज के सेशन में। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार एमसीडी चुनावों के क्या रुझान बन रहे हैं, पूरी अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे। कल वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात कर लेते हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजों का। एमसीडी चुनाव के रुझानों में आपका परचम लहराता नजर आ रहा है और आप बीजेपी के 15 सालों का शासन खत्म करती नजर आ रही है। आपने अभी तक 112 सीटें जीत ली हैं, जबकि बीजेपी ने 91 वार्ड में जीत हासिल की है। और क्या माहौल है, क्या डिटेल्स हैं, और ये समझाने के लिए हमारे सहयोगियों के पास चलते हैं। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आलोक, बताइए, फिलहाल के रुझानों में तो आप लीड करते हुए और आप तो पूरी कॉन्फिडेंट थी भी, लेकिन ऐसा फिलहाल दिखाई दे रहा है कि 125 का जो हाफ वे मार्क है आप उसे जल्दी क्रॉस कर लेगी। बिल्कुल, देखिए, जो शुरुआती रुझान और अभी तक के रुझान आए हैं उसमें तो ये साफ हो चुका है कि जो बहुमत है वो आम आदमी पार्टी की झोली की तरफ ही जाता दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी को 100 सीटों के नीचे रोक पाएगी, क्योंकि जो पिछले 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी है उसको देखते हुए ये एक तरह से कहें कि कांटे की टक्कर मानी जा सकती है। और अगर बात करें बीजेपी की, तो जो अभी जो ताज़ा रुझान है और जो सीटों की विनिंग सीट है उसके मुताबिक अगर देखें तो आम आदमी पार्टी को 112 सीट, बीजेपी को 91 सीट और कांग्रेस को 6 सीटें मिली है। और जो उसके बावजूद भी जो ट्रेंड चल रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी को 21 सीटों पर लीड कर रही है, बीजेपी 14 सीटों पर लीड कर रही है और कांग्रेस 2 सीटों पर लीड कर रही है। तो ये जो आंकड़ा है बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं भले ही यहाँ पर हार का एक तरह से मुंह देखना पड़ रहा हो, लेकिन ये जो मुकाबला है, कांटे का टक्कर, जो शुरुआती रुझान जो सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई उस वक्त से लगातार चल रही थी। बीजेपी लगातार कांटे की टक्कर आम आदमी पार्टी को दे रही है। और अभी भी ये बड़ा सवाल है कि क्या इतने 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर बीजेपी को इतनी बड़ी सीट, इतने बड़े नंबर्स आते हैं तो क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए एक तरह से कहीं कोई सेटबैक नहीं? क्योंकि जो सर्वे आ रहे थे, सर्वे में बार बार ये दावा किया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी को क्लीन स्वीप मिलने वाला है, लेकिन वो बिल्कुल यहाँ पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी को भी 100 सीट या 100 सीट से ज़्यादा भी हासिल हो सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। और बार बार बीजेपी के नेताओं से जब बातचीत हो रही है तो बार बार यही कह रहे हैं कि कुछ भी हो, मेयर तो हमारा ही बनेगा। तो अब देखना होगा जब वहाँ पर जब मेयर अगर बीजेपी का होता है तो क्या समीकरण बनते हैं, सत्ता है क्या समीकरण बनते हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी के नेता यहाँ मायूस हैं। बीजेपी दफ्तर का आप देख सकते हैं नज़ारा, यहाँ पर शुरुआत में थोड़ी चहल पहल थी, अभी थोड़ी सी शांति हो गई है। नेता आते जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को सांत्वना देते हुए दिख रहे हैं कि चलो ठीक है, 15 साल के इनकम्बेंसी के बावजूद भी ये आंकड़े आए हैं और वोटों के परसेंटेज में भी जो इतना आया है उसके हिसाब से जो सीटों में जीत परिवर्तित हुई है वो एक अच्छी बात है। वहीं आम आदमी पार्टी को अगर दावा कर रही है कि उनके पास वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई भी है तो वो जो है सीटों में परिवर्तित नहीं हो पा रहा है। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका आलोक ये डिटेल्स देने के लिए। तो फिलहाल आप तो लीड कर ही रही है। बीजेपी 100 के अंडर रहेगी या नहीं, ये धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। शुरुआती रुझानों में हालांकि बीजेपी 100 के आंकड़े को पार कर चुकी है। लेकिन चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। 3 खिलाड़ियों के बीच मुकाबला चल रहा है। समीर चौहान है, रूपक डे हैं और साथ ही अमोल हमारे साथ इनफैक्ट रुचित जैन है, और रुचित जैन के साथ साथ मेहुल कोठारी के बीच में मुकाबला चल रहा है। ब्रिजेश एल है और तीनों के रिटर्न्स की स्थिति दिखाएंगे। उससे पहले शिल्पा मेडिकेयर, मेहुल ने एग्जिट की है पोजीशन। 325 के ऑल दिन के टारगेट थे, लेकिन 303 से इन्होंने निकले हैं इस पोजीशन से। और साथ ही अब तक के रिटर्न की स्थिति अगर दिखाएं, इनफैक्ट कुछ ट्रेड्स ऐड भी करने थे तो मेहुल ने इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ऐड किया है 97 के टारगेट्स के लिए। टेक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा, 91.60 पर कर रहा है ट्रेड। तो ब्रिजेश के पोर्टफोलियो में भी एक जगह थी, उन्होंने आरसीएफ से पहले तो प्रॉफिट्स लिए हैं 134.50 पर 135 के ऑल उनके टारगेट थे, तो उनके टारगेट्स के नजदीक आरसीएफ पहुंचा, उन्होंने प्रॉफिट्स बुक कर लिए। साथ ही रुचित जैन ने एचएफसीएल एक ऐड किया है ट्रेड। रुचित ने कहा भी था सुबह 11 बजे के शो में कि वो लेटर ऑन एक ट्रेड ऐड करेंगे। बाय कीजिए 95 के टारगेट्स के लिए 82.5 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये है स्थिति। अब दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति मुनाफे के मीटर में, और लीड कर रहे हैं ब्रिजेश एल 6.5% के रिटर्न के साथ। आरसीएफ ने जो काम किया है ब्रिजेश के लिए उसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। रुचि जैन का पोर्टफोलियो 2.5% ऊपर कारोबार करते हुए हाइकल के रिटर्न्स की वजह से इनके पोर्टफोलियो में रौनक आई है, और मेहुल कोठारी का पोर्टफोलियो 2.5% के रिटर्न्स लैंड कर रहा है। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, और न्यूयॉर्क कंपनी में आज बात करेंगे एयरपोर्ट एग्रीगेटर सर्विसेज कंपनी ड्रीम वर्क्स के मैनेजमेंट से एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।